नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे कल होने वाले चौथे चरण के मतदान की। आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। अलग अलग पोलिंग बूथ के ऊपर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, चुनावी सामग्री के साथ उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। चौथे चरण में 18,000 मतदान केंद्रों पर ये सभी अपनी सेवाएं देंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 1,63,70,654 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट करेंगे। 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 74 उम्मीदवारों में से 69 पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि 5 महिला उम्मीदवार इस चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पोलिंग पार्टीज को आवश्यक सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है पोलिंग बूथ्स के लिए, और इन पोलिंग बूथ्स पर मतदान की प्रक्रिया निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उन्हें भेजी जा रही हैं, उनके साथ भेजी जा रही हैं, जिसमें कि ईवीएम मशीन हो या फिर वीवीपैट, और इसके अलावा स्याही और वोटर्स की पर्ची और जो तमाम आवश्यक सामग्री है उसके साथ उन्हें रवाना किया जा रहा है। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस 8 लोकसभा के चुनाव में 8 लोकसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग को लेकर 18,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी। इस वक्त खरगोन से आशुतोष पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, रतलाम से सुधीर जैन जुड़ गए हैं, खंडवा से अमित जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, अब सबसे पहले आपके पास आते हैं, खरगोन में क्या तैयारियां हैं? पोलिंग पार्टीज क्या बूथ्स पर पहुंच चुकी हैं या क्या कुछ डिटेल्स है ग्राउंड जीरो से? आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन लोकसभा क्षेत्र का जो 13 मई को कल मतदान होना है, इसको लेकर पोलिंग बूथ पे जो पोलिंग पार्टियां उनको रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 5 बजे से सभी कर्मचारी, करीब 7,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी यहाँ जो टंटा मामा भील विश्वविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय, वहाँ पे पहुंचे और यहाँ से लगातार प्रक्रिया चल रही। खुद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा यहाँ मौजूद है, वो लगातार पोलिंग पार्टियों को यहाँ से निर्देश जारी कर रहे हैं। और कलेक्टर से हमारी खास बातचीत हुई तो उनका कहना है कि दोपहर तक सभी जो मतदान सामग्री के साथ, ईवीएम के साथ सभी जो मतदान कर्मी है, जो मतदान दल है, वो पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे। खास बात इसमें यह है कि इस बार जो है पूरी 333 बस जिनसे मतदान दल को रवाना किया जा रहा है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है और जीपीएस के सहारे ये बस चलेंगी। साथ ही मतदान केंद्र, करीब 1100 मतदान केंद्र जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन के द्वारा है स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। एक बात और मैं आशीष बताना चाहूंगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो कर्मवीर शर्मा कलेक्टर हैं, उन्होंने अभी जो मतदान कर्मी आए थे जो पोलिंग बूथ जाने के लिए, उसमें 3 शिक्षक हैं जो कसरावत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनके नाम है बिहारी जाधव, अनार सिंह किराड़े और कमल चौहान। ये तीनों कसरावत विधानसभा के, तीनों शराब पी के आए थे। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इनका मेडिकल एम्बुलेंस से मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की पूरी नजर है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, इसको लेकर पूरी व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5 बजे से ये प्रक्रिया चल रही है और कलेक्टर का कहना है कि दोपहर तक सभी जो मतदान दल है वो अपने अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएंगे। खरगोन जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 4 विधानसभा तैयारियों के बारे में आगे डिटेल्स आपसे लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रतलाम चलेंगे जिस वक्त सुधीर, वोटिंग की प्रक्रिया की जब बात होती है तो ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन, स्याही और तमाम रजिस्टर, वो जो भी आवश्यक साजो सामान है उनके साथ पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाता है। लेकिन इन दिनों गर्मी भी बहुत पड़ रही है। कल का मौसम हालांकि हल्का ठंडा रह सकता है, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया, लेकिन एहतियाती तौर पर क्या गर्मी से बचने के इक्विपमेंट्स उन्हें दिए जा रहे हैं? क्या कुछ है डिटेल्स सुधीर?
देखिए, जो कर्मचारी है करीब 6,500 कर्मचारी रतलाम जिले में मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। और आपने जो गर्मी वाला सवाल किया, इनसे बचने के लिए मेडिकल किट दी गई है। और इसी के साथ जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पे जो सामाजिक संगठन है, जो लॉयंस क्लब है और दूसरे जो भी बड़े सामाजिक संगठन आते हैं, उनकी मदद से शीतल पेय पदार्थों की, लस्सी की, ठंडाई की और छाछ के साथ ही जो कैरी का पना होता है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर सभी पोलिंग बूथों पर की गई है। तो किसी भी तरह से जो पोलिंग जो बूथ के ऊपर जो वोट डालने वोटर होते हैं उन्हें दिक्कत ना हो गर्मी की वजह से, तो इस बात का जिला प्रशासन ने खास यहाँ पे ख्याल रखा है। और रतलाम का आर्ट एंड साइंस कॉलेज यहाँ पर मतदान जो दलों को सामग्री का वितरण यहाँ पे शुरू हो गया। और रतलाम ग्रामीण के एसडीएम है त्रिलोचन गौड़ साहब हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है। सर, पोलिंग पार्टीज कब तक रवाना होगी, कितने कर्मचारी यहाँ पे लगे हैं और गर्मी एक बड़ा फैक्टर है, तो उससे बचाव के क्या तरीके आपने अपनाए इस बार? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये लोकसभा निर्वाचन के लिए यहाँ पे सभी हमारे मतदान कर्मी यहाँ उपस्थित हैं। सामग्री का वितरण जारी है। तो सामग्री वितरण में करीब हमारे लगभग 1200 से ज़्यादा मतदान कर्मी यहाँ उपस्थित हैं। सामग्री वितरण के लिए लगभग 150 कर्मचारियों की टीम तैनात है। जो गर्मी की जो बात कही उसके लिए हमने जो सामग्री का वितरण अपनाया है वो टेबल पर ही करवाया है, ताकि किसी को लाइन में लग करके कोई परेशान ना होना। कूलर की पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिकल किट दे रहे इस बार आप? हाँ, मेडिकल किट हम प्रत्येक जो हमारे टीम है मतदान कर्मी है उनके लिए मेडिकल की किट भी दी जाएगी। सेक्टर ऑफिसर के साथ साथ एक मेडिकल के लिए हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जाएगी, आवश्यक दवाइयां साथ रखेगी गर्मी को ध्यान रखते हुए। और आप देखेंगे कि हमारे वो कूलिंग और बाकी सब पूरी सुविधाएं दी गई हैं। कोई भी किसी पर छाछ मट्ठा और पन्नी की व्यवस्था भी की गई, कलेक्टर साहब ने बोला था। ये व्यवस्था चूंकि कलेक्टर सर के सौजन्य से, कलेक्टर सर के निर्देशानुसार सर के द्वारा विभिन्न संगठनों से एक चर्चा की गई, जो मतलब अपने एक एनजीओ टाइप के जो संगठन रहते हैं उनसे चर्चा के माध्यम से ये सुविधा सर के माध्यम से जो हुई है वो करवाई गई है। ठंडे और छाछ की व्यवस्था की गई है वोटर्स के लिए, बड़ी पहल है, अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ पे जो पारा है 42 डिग्री के आसपास रह रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह के प्रयास सुधीर चुनाव आयोग को अलग तरह की संस्था बनाते हैं, जो कि न सिर्फ उन मतदान कर्मचारियों का बल्कि मतदान करने आने वाले लोगों का भी ध्यान रखने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं लौटूंगा सुधीर आपके पास। अभी चलते हैं खंडवा, जहां पर अमित जायसवाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, मौसम कुछ साथ दे सकता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती रहती है ऐसे समय में भी जहां मौसम की अनिश्चितता हो, उसमें इतने सारे साजो सामान के साथ मतदान केंद्र पर जाना, सेटअप लगाना और फिर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से अंजाम देना। खंडवा में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आशीष में के लिए जाना जाता है। और अगर आज की बात करें तो पूरी हवाएं साथ दे रही है, मौसम थोड़ा साथ दे रहा है। और खंडवा का जो आदर्श नवीन महाविद्यालय है यहाँ से मतदान का वितरण किया जा रहा है। बता दूं आपको कि 21 लाख मतदाता है और करीब 2200 मतदान केंद्र क्षेत्र में किया। जी अमित, आपकी ऑडियो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, फिर लौटेंगे आप लोगों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आज जो पोलिंग पार्टीज है वो अब अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और जो सामान है वो बाकायदा रीचेक करके 2 से 3 बार रीचेक करके उन्हें सौंप दिए गए हैं। और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश में कल चौथे चरण और आखिरी चरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये आखिरी चरण है, इसके बाद सभी 29 सीटों पर वोट की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी और मालवा निमाड़ के 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें खंडवा भी शामिल है। आपको बता दें कि यहां आदर्श आचार संहिता के दौरान अब तक 8070 अपराधियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 7408 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 6770 बाउंड ओवर हुआ है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 19 अपराधियों को जिला बदर भी किया गया। तो वहीं अवैध हथियारों के 75 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 60 पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, देसी कट्टा जब्त किया गया। और इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुल 19 अपराध दर्ज हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से कड़ी निगरानी में जुटा हुआ है ताकि शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। खंडवा में आदर्श आचार संहिता के दौरान जो कार्रवाई की गई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, उन सभी विषयों पर प्रशासन ने जानकारी दी। और अगली खबर शहडोल से अवैध खनन के कारोबार की, जिसने नदी की धारा को ही मोड़ दिया। जी हां,
शहडोल में एएसआई की मौत के बाद खनन माफियाओं की करतूत फिर भी जारी है। सोन नदी की धारा को मोड़कर पोकलेन मशीन की मदद से माफिया लगातार धड़ल्ले से अवैध रूप से खनन में लगे हुए हैं। पौड़ी और बोदिहा खदान में स्वीकृत लीज से 10 गुना ज्यादा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया नदी के अंदर से अवैध गीले रेत निकालकर ओवरलोडेड ट्रक्स की मदद से 3 राज्यों में इसे भेज रहे हैं। अवैध खनन के इस कारोबार में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। गीली रेत से भरे हुए ओवरलोडेड ट्रक्स सभी की नजरों के सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल कलेक्टर ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई किए जाने की बात कही है, तो वहीं ब्यूहारी विधायक से गंभीर मुद्दा मानकर इसके खिलाफ विशेष रणनीति तैयार करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पोकलेन मशीन से गीली रेत निकाली जा रही है और इस रेत को निकालना यहां पूरी तरह से गैर कानूनी है। ओवरलोडेड ट्रक की क्षमता से भी ऊंचा रेत का टीला बनाकर रेत भेजी जा रही है। पूरा रैंप बना लिए हैं बिना पूछे वहाँ के काश्तकारों से, जमीन मालिकों से, और पूरा वहाँ पे चल के देख सकते हैं। वहाँ पूरा नदी के अंदर भी बना दिया गया, जबकि वहाँ का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है अभी किसी तरह से कागज का। वहाँ तो खदान है ही नहीं। इसमें प्रशासन से भी मैंने अवगत कराया है कि इसको जल्द से जल्द जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें और इसमें जो है इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर आप चिंता करें। इलीगल माइनिंग पर जो है कार्रवाइयाँ लगातार की जाती हैं और हमारे यहाँ पे जो है इसकी जब रिपोर्टिंग होती है कहीं से पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि फील्ड पर जो हमारी टीम है विजिट करती है तो वो कार्रवाई लगातार चलती है और लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। कहीं पर भी किसी भी अपराधी को कोई अगर इस तरीके से इलीगल माइनिंग के काम में संलिप्त पाया जाता है तो कठोर से कठोर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, प्रशासन कार्रवाई करेगा, प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में, अब तक यही सुनने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों की हत्याएं तक हो जा रही है, उसके बाद भी ये अवैध रूप से खनन जारी है। जी हाँ, शहडोल में एएसआई की मौत के बाद भी लगातार अवैध खनन जारी है और प्रशासन भले ही कार्रवाई के दावे करे, लेकिन जो शहडोल में जमीनी हकीकत है वो ये है कि शहडोल में पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो या खनिज विभाग हो, इन तीनों विभागों में कोई आपसी तालमेल नहीं है, जिस कारण से कोई शहडोल में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिस रात एएसआई की हत्या हुई उसके 2 दिन तक जरूर कार्रवाई का असर देखने को मिला, सभी खदानें बंद थी, लेकिन उसके बाद से लगातार खदानों में फिर से अवैध खनन जारी है और शहडोल से जो निकलने वाली सोन की रेत है वो शहडोल समेत दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में लगातार भेजी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सौरभ। और टीकमगढ़ में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, जहां बीच सड़क पर एक युवक के साथ उन्होंने मारपीट की और बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। 6 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की है और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस तस्वीर में उसके साथ मारपीट हो रही है और बीच सड़क पर एक शख्स के साथ मारपीट की गई है। 6 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया। ये टीकमगढ़ से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें शख्स के साथ मारपीट की गई और देखिए बाइक आकर रुकती है, उससे शख्स उतरता है और पीछे से आकर हमला करता है और कायरतापूर्ण तरीके से 6-7 लोगों ने मिलकर उसे मारा। न सिर्फ मिलकर मारा बल्कि पीछे से आकर हमला किया है। और गरियाबंद में शिकारी गिरोह की सूचना देने पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल पोटाश बॉम्ब बेचने मध्य प्रदेश से आए थे शिकारी और कुछ दिन पहले पोटाश बॉम्ब से भालू का शिकार किया गया था। आपको बता दें कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने यह इनाम घोषित किया है और जंगल में कई जगह बम दबे हुए होने की आशंका भी है। दरअसल पोटाश बम से जवानों और ग्रामीणों के लिए भी यह खतरा है। बता दें कि राहुल पारधी इसका शिकारी बताया जा रहा है, गिरोह का सरगना, जिसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी ये
देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि पोटाश बम से भालू का शिकार किया गया था और इसी शिकार की प्रक्रिया के चलते ये जंगल में बम लगाए जा रहे हैं, उनसे जंगली जानवरों पर हमला कर उनका शिकार किया जा रहा है और इसी गिरोह की तलाश में इनाम की घोषणा की गई है। तो शिकारी गिरोह की तलाश फिलहाल की जा रही है और इनका पता बताने वाले को इनाम भी दिया जाएगा और उचित इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल एक भालू के शिकार किए जाने के मामले के बाद से प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया है और इस शिकारी की तलाश की जा रही है। और खबर जगदलपुर से, जहां गांजा तस्करों पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और लाखों का गांजा बरामद किया। 4 मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है। 3 आरोपी बस्तर और 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गांजे की तौल कार्रवाई करने पर उसमें पता चला कि 20 केजी मादक पदार्थ गांजा था और राजस्थान वाले गांजा खरीदने और जगदलपुर के ही 3 व्यक्ति जो कि गांजा उड़ीसा से ला करके उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे और यहाँ से गांजा की तस्करी राजस्थान जाती। आरोपियों के द्वारा आरोपियों और जो लेकर के आए हुए जो गांजा लेकर के उड़ीसा से आए हुए थे वो आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पहले भी उनके द्वारा राजस्थान के कई तस्करों को गांजा प्रोवाइड कराया गया है और इनको भी पहले भी गांजा इनको दिया गया था और गांजा लेकर के ये गए हुए थे। इस बार पुनः ये गांजा खरीद करके ले जाने के लिए आए हुए थे। और अंबिकापुर में जर्मनी से आए पर्यटकों का हनुमान चालीसा का पाठ करना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्मनी के टूरिस्ट मैनपाट पहुंचे थे और उन्होंने मैनपाट की प्राकृतिक वादियों का आनंद लिया और वहां हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका, हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल मैनपाट के छत्तीसगढ़ का शिमला इसे कहा जाता है। कवर्धा में गरीब राशन के लिए भटक रहा है। हितग्राहियों का यह कहना है कि 2 महीने से उन्हें राशन दिया ही नहीं गया और हितग्राही चावल और शक्कर के लिए कई बार दुकानों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट लेने के बाद प्रशासन राशन नहीं दे रहा। लोगों ने सेल्समैन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। और खबर रायसेन से, जहां पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष की मौत हो गई। डॉक्टर जयप्रकाश किरार की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। दरअसल उज्जैन से लौट रहे थे रायसेन लौटते वक्त ये रास्ते में दुर्घटना हुई और अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी थी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि स्टेपनी बदलते समय कार में टक्कर लगी थी, जिससे कार को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष की मौत हो गई। और अब खबरें 2020।